मानव समाचार, मानवता के हक में। वक्त की कमी है, मैं सिर्फ इतना बोलने के लिए आया हूं कि आज सिराज चौक चुना भट्टी पर ये हजारों का जो मजमा है, ये साबित करता है कि शहर में बदलाव की लहर है और उसकी वजह भी है। एक जो आसिफ शेख थे, 2 महीने तक मास्टर स्ट्रोक करते रहे। यकीन मानो ऐसा मास्टर मिस्टेक किए हैं कि रात में रोज हवाई नहीं आ रही है, ऐसा मास्टर मिस्टेक किए हैं। इसीलिए कहा जाता है समझदारों के साथ रहो, पढ़े लिखों के साथ रहो। ये पहला जलसा चुना भट्टी और सिराज चौक में लेने का मकसद भी यही था कि एक पढ़ी लिखी खातून उम्मीदवारी कर रही है, तो ऐसे मोहल्ले में जलसा लिया जाए जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इस मकसद से यहाँ आज जलसा लिया गया। मैं ये बोला था कि बीजेपी के ये दोनों उम्मीदवार हैं, इसका सबूत दूंगा, मगर वक्त की कमी है। सबूत दूंगा, बुध के दिन निशात रोड पर जो जलसा होगा उसमें सबूत दूंगा। आज वक्त नहीं है मेरे पास। और 29 तारीख बरोज मंगल बदलाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने सुबह 11 बजे निहाल साहब की रिवायत के मुताबिक सुबह 11 बजे आप सब लोग मल्ले की मस्जिद से एक जुलूस की शक्ल में निकलेंगे। आप सिर्फ एक आवाज के साथ बोलो कि इस शहर में बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए, इस शहर में बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर बदलाव चाहिए तो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए आप हाथ उठाकर बोलिए कि मंगल के दिन सुबह 11 बजे आप सब लोग आएंगे और ये शहर देखेगा कि ये शहर बदलाव चाहता है, इन दोनों से बदलाव चाहता है, ये दोनों की 25 साल मिलीजोर से बदलाव चाहता है। शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। जो लोग आज इस शान हिंद साहिबा को, समाजवादी पार्टी को वो हल्के में ले रहे हैं, उनके लिए अर्ज है तो पहले एक बात समझ लो भैया, ये सियासत बच्चों का खेल नहीं है। आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि निहाल अहमद साहब शेर महाराष्ट्र, उनके हवाले से एक शेर पढ़ूंगा, शान हिंद साहिबा की नजर करूंगा, शान हिंद साहिबा के हवाले से उन तक पहुंचाऊंगा जो लोग शान हिंद साहिबा को हल्के में लेते हैं। ये जलसा देख करके उनको अपना फैसला तब्दील कर लेना चाहिए, उनको अपना डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, निहाल साहब को नजर में रखिए, शहर महाराष्ट्र को, कि तेरा लबरेज पैमाना बहुत छलका रहा है। शान हिंद साहिबा कह रही है कि तेरा लबरेज पैमाना बहुत छलका रहा है, मगर मैखाने से क्यों घबरा रहा है। तेरा लबरेज पैमाना बहुत छलका रहा है, मगर मैखाने से क्यों घबरा रहा है। और मेरे अप्पू की उतरी हुई पोशाक है वो, मेरे अप्पू की उतरी हुई पोशाक है वो, पहनकर तू जिसे इतरा रहा है। मेरे अप्पू की उतरी हुई पोशाक है वो, पहनकर तू जिसे इतरा रहा है। और मैं तो शहर की आवाम के हवाले से साफ साफ गुफ्तगू करता हूँ, एकदम साफ बोलता हूँ। नदीम जफर ने कहा था कि दरिया तमाम तुमसे खंगाले न जाएंगे, हम जैसे मोती फिर से निकाले न जाएंगे। दरिया तमाम तुमसे खंगाले न जाएंगे, हम जैसे मोती फिर से निकाले न जाएंगे। और लाओ हमारी सल्तनतें निहाल साहब के बच्चों को दे दो, तब तक तुमसे संभाले न जाएंगे। की औलाद है साथियों, आज हारून अंसारी साहब, शब्बीर शेख साहब, आसिफ हकीम साहबा और अब्बास अली काजी, साथी निहाल अहमद, उनकी तस्वीर के साथ इस इलेक्शनी जलसे का आगाज हुआ। इलाके के जिम्मेदारान मोहम्मद यासीन से कत्थे वाले, सदर मोहतरम शब्बीर अहमद सुलेमान,
इकबाल अहमद महफूजुर रहमान, कमरुल हुदा सेठ, मोहम्मद आसिफ सेठ, अल्ताफ अहमद, मोहम्मद सुलेमान शब्बीर शिया जमात के जिम्मेदार, आशिक अली सज्जाद अहमद शिया जमात के जिम्मेदार और मौलाना नौमानी के नवासे एहतशाम अंसारी साहब, मुईन बादशाह और मेरे भाई जिन्होंने बुलंद के बीमारी के अय्याम में मुझे हौसला दिया, रईस लाल इमली और आप तमाम साथियों, आज इलेक्शन का जैसे कब इब्तिदा हो रही है, आप तमाम साथी, मैं अपने बातें रखने आपके पास आई हूँ उस जगह से जहाँ की बातें पूरा शहर सुनता है और यहाँ ऐसे तालीम याफ्ता लोग रहते हैं कि जहाँ के मशहूर टीचर, डॉक्टर, वकील और ऐसे जिम्मेदार समाजी खिदमतगार और तालीम याफ्ता पूरे शहर के स्कूलों में, कॉलेजों में और दीगर अदारों में फैले हुए। आज जो मालेगांव शहर का नक्शा हो गया है सियासी, बहुत दुख की बात है। मालेगांव शहर में जो हरे झंडे की सियासत चल रही है, मैंने एक इंटरव्यू में कहा, ये हरे झंडे की सियासत के ताल्लुक से मैं यहाँ के जलसे में बोलूंगी। मैंने अभी तक किसी के खिलाफ नहीं कहा और न मैं किसी के खिलाफ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानती कि मेरी बराबरी की सलाहियत किसी में है, इसीलिए मैं उनके खिलाफ भी नहीं बोलना चाहती। लेकिन ये याद रखो, ये हरे झंडे की सियासत, अव्वल तो ये हरा झंडा जो लाए हैं दोनों तरफ, चाहे वो मजहब के नाम से लाए हो या जो पुराने झंडे को दोबारा लाए हो, ये मालेगांव शहर में भगवे झंडे की दलाली करने वाले हरे झंडे। तुम ये समझते हो, तुम यहाँ आबादी में रहते हो, मुसलमान अक्सरियत में रहते हो, तो तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, तुम ये बात करते हो कि कलमा पढ़ के तुम मेरे भाई, तुम मेरे बहन, ये सारे नारे लगाते हो। लेकिन तुमको मालूम है कि यहाँ के जो तालिबे इल्म शहर से बाहर जाते हैं, यहाँ के जो लोग नौकरी करने शहर के बाहर जाते हैं, जो चद्दर की फेरी करने लोग जाते हैं, जो डॉक्टर वकील बाहर आते जाते रोजाना सफर करते तालिबे इल्म है, ये मालेगांव शहर में जो मजहब के नाम पर हवा बनाया जा रहा है, इसकी वीडियो, इसकी फोटो शायद पसंद लोग मालेगांव के बाहर भी देखते हैं। मेरी खास तौर पर ये यूट्यूब चैनल वालों और मीडिया वालों से दरख्वास्त है, ऐसी फिरका परस्त वीडियो जिसमें हम बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद दिख रहे हैं, इसको मत दिखाओ, अल्लाह के वास्ते मत दिखाओ, वरना मालेगांव नाम सुन के तुम्हारे साथ ट्रेन में, बस में खराब सलूक होगा। उसके जिम्मेदार ये सियासत के नाम पर जो अपनी ओर लेने के लिए मजहब का नाम कर रहे हैं। जब फलस्तीन का झंडा ईदगाह पे लहराया गया, जो बोलते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने ही कहा कि मेरा इस फलस्तीन के झंडे लहराने वाले से कोई रिश्ता नहीं। उनसे पूछो कि उस वक्त कहाँ थी हमारी, जबकि फलस्तीन का झंडा दिखाना गैर दस्तूरी बात नहीं थी। हिंदुस्तान का बीजेपी आने के बाद भी हमारे सिफारती ताल्लुक आज भी फलस्तीन के साथ है, लेकिन उस वक्त तुमने लाइल्मी बता दी। आज जो 12 नवंबर के नाम से शेख आसिफ साहब हिसाब मांग रहे हैं, सबसे पहले हिसाब तो उनका होना चाहिए। जैसे ही 12 नवंबर हुई, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये बोला कि ये प्लानिंग हुई है, ये हुआ है। जब 12 नवंबर के बेगुनाह लोगों के लिए कोर्ट में समाज जमानत के लिए होती थी, तो मरहूम शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते थे कि ये लोग बेगुनाह नहीं है, मतलब वो चाहते थे कि 12 नवंबर के लोग जेल में रहे। आज शेख आसिफ किस मुंह से बोलता है कि मैं 12 नवंबर वालों का साथ हूँ? तुम्हारे बाप और तुमने 12 नवंबर का सानहा करने में बड़े गुनहगार तुम लोग। और आज जो मजहब की बात करते, यही हमारे मुफ्ती साहब, उन्होंने सबसे पहले बैठ के बोला कि 12 नवंबर के वक्त
कि पत्थर आए नहीं थे, पत्थर लाए गए थे। जब पहली समाअत हुई 12 नवंबर वालों की, उस वक्त पुलिस ने ये वीडियो बताया, शेख आसिफ का भी, मुफ्ती साहब का भी, कि शहर के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि मालेगांव शहर में प्लानिंग की गई थी। पत्थर लाना मतलब प्रिपरेशन, प्लानिंग, क्योंकि इनको कानून तो सिफर समझता है, दस्तूर तो सिफर समझता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते। और उसके बाद 120 बोझ लगा, जिसकी वजह से लोग 11 महीने जेल में रहे। इसके लिए जिम्मेदार शेख रशीद, शेख आसिफ और मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, जिनको कानूनी सूझबूझ सिफर है। जब मालेगांव शहर में इसी इलाके में असलाह के नाम पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त पंचनामे में किसका नाम था? कौन बंदूक के साथ फोटो खिंचा रहा था? उस वक्त कहा गया था ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त भी शेख रशीद साहब ने कहा था बम ब्लास्ट के बाद कि सब के सब बेगुनाह नहीं है। उस पर जवाब में साथी निहाल अहमद साहब ने कहा था जितने लोग गिरफ्तार हुए सब के सब बेगुनाह है। और यही कोर्ट ने भी बताया कि साथी निहाल अहमद साहब ने जो कहा था, मालेगांव की ये तारीख रही कि मालेगांव शहर ने एक आगाज बताया कि भगवा फिरका परस्ती भी होती है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद लोगों को समझा कि भगवा फिरका परस्ती क्या होती है। मजहब के नाम पे वोट लेने के लिए आज तुम इलेक्शन में हरे झंडे ला रहे हो दोनों, ये सुन लो। जब इस शहर के लोग बाहर जाएंगे, बच्चे बाहर जाएंगे, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे शहर की। तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे अक्सरियत के लोगों में गुस्सा आए, अक्सरियत के लोगों को बुरा लगे। मैं एक मिसाल मौलाना जाहिद नदवी को दी थी कि हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता था तो उसका लिंक भटकल से जोड़ते थे, क्योंकि भटकल के लोग बहुत शिद्दत पसंद थे और बहुत मालदार थे। तो ये बोला जाता था कि कहीं वहां से तो फंडिंग नहीं हुई। तो तुम ऐसी वीडियो मत चलाओ जिसकी वजह से फिरका परस्त मालेगांव शहर के आम लोगों से बदला ले, सिर्फ तुम्हारे सियासी वोट लेने के नाटक की वजह से। मालेगांव शहर हमेशा दस्तूर को मानता आया है। तुम समझ लो, मालेगांव शहर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिस तरह पार्लियामेंट में वोट दिया, इतनी खामोशी से वोट दिया, बिल्कुल चुप रहे, ये बताया नहीं कि हमको क्या करना है। इलेक्शन के दिन उन्होंने बताया कि हमको क्या करना है। अगर यही नारेबाजी, यही चिल्लाहट अगर हिंदुस्तान भर का मुसलमान करता ना, दस्तूर हमेशा अक़लियत को बराबर का दर्जा देता है। हमको दस्तूर चाहिए, हमको मजहब के नाम पर नहीं, हमको दस्तूर के नाम पर हिंदुस्तान में रहना है। क्यों? क्योंकि हम सब एक हैं। अगर तुम मेजॉरिटी से, बड़ी अक्सरियत से लड़ाई करोगे ना, तो तुम बहुत छोटे हो, तादाद में कम हो, माली तौर पर कमजोर हो, पुलिस तुम्हारे खिलाफ आएगी, हुकूमत तुम्हारे खिलाफ आएगी। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल है हमारा दस्तूर। दस्तूर की बात करो। मालेगांव शहर में अल्लाह के वास्ते मजहब की सियासत मत करो। मालेगांव शहर के लोग, नौजवान जब इस शहर से दूर जाएं और वापस आए तो बाहिफाजत आए, ये पूरे सारे लीडरान की जिम्मेदारी है। ये इलेक्शनी मुहिम में मैं अपने नजरियात, मेरी सोच रखने के लिए खड़ी हूँ। ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई की बुनियाद पे हो रहा। अगर कोई जुआ चलाता है, अगर मान लो कि एक आदमी जुआ चला रहा है और जुएबाजियों को, नशे वालों को ये बहुत फरोग दे रहा है, तो तुमने एमएलए रह के क्या किया? तुम क्या कर रहे थे? तुम क्यों नहीं रोक पाए? मालेगांव शहर में नशे का इतना ज्यादा बड़ा जाल फैल गया है, तो ये क्या कर रहे थे? ये तुम नहीं रोक पाए। दोनों बराबर के गुनहगार हैं, एक ने किया और एक ने रोक नहीं पाया। ये गुनहगार बराबर के हैं। मालेगांव शहर तब्दीली मांगता है, तब्दीली जात बिरादरी से ऊपर हटके मालेगांव शहर के रोशन मुस्तकबिल के लिए मैं आपके दरवाजे पे आई हूँ, आपसे इल्तिजा करने आई हूँ। मेरे साथ शेख आसिफ जैसे 7 भाई, 70 भतीजे बंदूक और गोली चलाने वाले नहीं है। मैं सिर्फ कानून जानती हूँ, मेरे साथ तुम हो। इस शहर की माए है, इस शहर की बहनें हैं, इस शहर के समाजवादी सोच वाले निहाली लोग हैं। ये जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये उम्मीद से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। शहर में तब्दीली चाहिए, शहर में
हमारी पावर लूम सनत को फरोग चाहिए। एक बात समझ लो, पावर लूम सनत के लिए जब कमेटी बनी ना तो तुम्हारे एमएलए को कहीं रखा नहीं गया, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं था इस सनत के ताल्लुक से। उसमें कौन किसके बोलने पे बनी वो कमेटी? रईस शेख के बोलने पे, और रईस शेख तुम्हारे साथ है, अबू आसिम आजमी साहब है। और जब अखिलेश यादव मालेगांव आए थे ना तो मैंने जो लीडर कहता है तो उसके सामने चमचागिरी की लोग तकरीर करते हैं। मैंने सिर्फ मालेगांव शहर के लिए, सनत के लिए, वक्फ बिल की हिफाजत के लिए, मालेगांव नहीं हिंदुस्तान के जो अकलियत के लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए, और जो कानून बनाए जाते हैं अकलियत को दबाने के लिए, उससे बचाव के लिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ, बुलडोजर की सियासत के खिलाफ मैंने ये बात की। अगर तुम समझ लो महाराष्ट्र से बीजेपी साफ हुई तो हिंदुस्तान से भी बीजेपी साफ होगी, और जब साफ होगी तो अखिलेश यादव 3 नंबर के सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, बड़ा ओहदा पाएगा। तुम जब जाना, उन्होंने कहा था कि हमारी जब हुकूमत थी तो हमने फिक्स बिल का मामला रखा था, यूपी में बुनकरों के लिए फिक्स बिल, हम भी उनसे मांग करेंगे। अरे हमारी ताकत तो ये है कि बारिश में हम उनके लिए खड़े रहे और वो भी बारिश में भीगते हुए हमारे लिए खड़े रहे। कोई लीडर आता नहीं है बारिश में, ये निहालियों की ही ताकत थी कि अखिलेश यादव भी आकर खड़े रहे, बारिश में भीगते रहे। मेरे सर पर उन्होंने छाता लगाया, कोई दूसरे लीडर के जैसा हाथ पकड़ के झटका नहीं। अगर अच्छे ओहदे पे चले गए वो यकीनन जाएंगे, और उस वक्त हम मालेगांव शहर की सनत के लिए, सूद के लिए एक बेहतर उनसे पॉलिसी मांगेंगे। मालेगांव शहर के लोग जो पावर बिल से परेशान है, कारखानेदार से लेके दुकानदार से लेके घर में इस्तेमाल करने वाला, जो बेजा हमारे ऊपर टैक्स, बेजा बिल लगाए जाते हैं, उसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। और यही हुकूमत, यही अबू आसिम आजमी, यही अखिलेश यादव तुम्हारे लिए लड़ेगा, ये वादा है मेरा। मालेगांव शहर में जो तालीम इतनी महंगी हो गई है, आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि अपने घर में बच्चों को आला तालीम देना ये बहुत मुश्किल हो गया। कोई नहीं चाहता कि कोई प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को डाले, सब यही चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में डाले। लेकिन जाओ भिवंडी में देखो कि रईस शेख ने 21 प्राइमरी स्कूल को क्या से क्या बना दिया। तो अगर मेरा साथ दोगे तो प्राइमरी निजाम बेहतर होगा, और जो पहली से 7वीं तक है उसको मैं 10वीं तक कराऊंगी, और ताकि लोगों को रोजगार भी लग जाए। जो लोग पावर लूम इसके अलावा कुछ काम करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री में, कोई ऑफिस में, मालेगांव में इन चीजों का चांस नहीं है। इसको लाने की कोशिश, उनको रोजगार दिलाने की कोशिश मैं आप लोगों की मोहब्बतों और आप लोगों के साथ करने की कोशिश करूंगी। जो खवातीन अपने घर में रह के रोजगार हासिल करना चाहती है उनके लिए एक बेहतर इंतजाम, ऐसी पॉलिसी जो हुकूमत की है उनको लाकर घर पे औरत बाइज्जत तरीके से रोजगार हासिल करे। हमको 1500 की भीख मत दो, हमको काम दो, हम काम करेंगे। हम मेहनत कश मजदूरों का शहर है और शान से जीता है, शान खड़े होकर बोल रही है तुमको तो ये शहर मेहनत कशों का, यहाँ मर्द के साथ भी औरत मेहनत करती है, और मैं उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगी। और सबसे ज्यादा अहम है तुम्हारा तहफ्फुज़, तुम्हारा दबदबा। जिस तरह हमने शिवाजी पुतले पे धरना करके निहाली दबदबा बता दिया, वैसे एक हॉस्पिटल जो बंद हो रहा था उसको दोबारा शुरू करवाया। तुम याद रखो, तुम अक़लियत वाले हो, तुम्हारे लिए अलग कानून है। तुम 70% मजदूर हो, तुम्हारे लिए अलग कानून है। तुम्हारे लिए खुद का हॉस्पिटल, किसी की भीख का नहीं, मालेगांव सेंट्रल का खुद का हॉस्पिटल हिफ्ज़ान सेहत के लिए लाने की कोशिश हम करेंगे। और मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ, वो निहाल अहमद कि जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि तुम कांग्रेस में आ जाओ, तुमको हम वजीर आजम बना देंगे, तो निहाल अहमद ने कहा था ऐसे पैसे और ऐसी कुर्सी पे निहाल अहमद पेशाब करता है। मैं उनकी बेटी, कोई माई के लाड में, न शेख रशीद के घर में, न जो अली फाजिल बैठे हैं उनकी किसी की ताकत नहीं है कि निहाल अहमद के खून को खरीद सके। अरे तुम मेरी
के सामने वोट की दरख्वास्त करने आई हूँ। देखो, मैं निहाल अहमद के इंतकाल के बाद, बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद, मेरे शौहर के जेल में रहने के बाद भी रोड पर, सड़क पर आप लोगों के साथ 12 नवंबर का मामला हो, मैं डटी रही, मैं लड़ती रही। ये बहादुरी है, मैं कोई वादा तो नहीं थी। मुझे फंसाने के लिए भी शेख रशीद साहब अफिड्यूट कर रहे थे, लेकिन उनका अफिड्यूट मैंने घुसा दिया जहाँ घुसोड़े माता निहाली ताकत से। सब अफिड्यूट वाले धरे के धरे रह गए। ये याद रखो कि मालेगांव शहर में अगर तब्दीली ला सकता है कोई, तो वो निहाली समाजवादी लोग ही है। मैं कानून जानती हूँ, मैंने कानून पढ़ा है, उसके साथ साथ मैंने MBA भी किया है, मैं बिजनेस भी जानती हूँ। उसके बाद दस्तूर मुझे समझता है और सियासत मेरे खून में है। तुम क्या मुझे सियासत बताएंगे? हम कभी जाने तो पहले हाथ से मदरसे से सियासत नहीं की है, हमने सियासत आवाम के साथ मिलकर दस्तूरी तरीके से किया है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज मैं साथी निहाल अहमद के बगैर, बुलंद इकबाल के बगैर आपकी ताकत पर इलेक्शन लड़ रही हूँ, मेरी माँ बहनों की ताकत पर इलेक्शन लड़ रही हूँ। मुझे रुसवा मत होने देना। मैं 20 तारीख को इलेक्शन में जैसे साथी निहाल अहमद साहब के लिए आप लोग वोटों की बारिश किया करते थे, इस शहर की मुस्तकबिल के लिए, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और मजहब का नाम ढिंढोरा पीट के जो सियासत करते हैं, हमको दस्तूरी हक का इस्तेमाल करके उन तमाम लोगों को जवाब देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दबदबा साथी निहाल अहमद साहब का था और हमने बताया, उसको हम आगे भी कायम रखेंगे। ये बोल के कि निहाल साहब का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, 29 तारीख को मैं नॉमिनेशन फॉर्म भर रही हूँ। सिर्फ आप लोगों की ताकत के साथ, आप लोगों की मोहब्बत, दुआएं और शफकत के साथ आप मेरा साथ देंगे ना? एक तरफ मेरा साथ देंगे ना? मैं आप लोगों के इस जवाब को अपने लिए दुआ मानकर अपनी बातों को खत्म करती हूँ।